नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है। डेली मॉर्निंग में आप लोगों को दी जाती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को टारगेट करते हुए ये बैच एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल अच्छे से आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे आप लोगों को बाल विकास की क्लास, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम को, खासतौर पे सी टेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है, उस डेट को 31 जनवरी 2021 को टारगेट करते हुए कि उससे पहले हम लोगों का सिलेबस अच्छे से विधिवत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए ख़त्म कर लिया जाए, तो उसी के लिए आप लोगों को 3 क्लासें, इस समय 3 से 4 क्लासें पर डे आप लोगों को दी जा रही हैं। जो कि पहली क्लास मॉर्निंग में आप लोगों को बाल विकास की दी जा रही है, जो कि ये पर डे होती है हम लोगों की। दूसरी एक क्लास आप लोगों को हिंदी में दी जाती है, जो कि दोपहर की होती है। हिंदी में भी लगभग 15-16 क्लासें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिंदी की हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी की, अर्थात इतिहास और भूगोल की कुछ क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं। ठीक साथियों, जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, इससे पहले हम लोगों का टारगेट है कि इससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को अच्छे से बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डीपली पढ़ते हुए, क्योंकि डीपली पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम लोग एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप करे। अगर हम लोग ऊपर से पढ़ते हुए चले जाएंगे, जैसा कि यूट्यूब पे अक्सर पढ़ाया जाता है, वो काम हम लोगों को नहीं करना है। तो बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ते हुए अपने सिलेबस को पूरा करेंगे और पूरा कर भी लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो बीच में 3-3, 4-4 मैराथन 4-4 घंटे की लगा देंगे, तो हम लोगों का सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाएगा। लेकिन मैराथन की जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैराथन की क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो साथियों, हम लोग बाल विकास की क्लास कर रहे हैं। बाल विकास में हम लोग दूसरा चैप्टर वंशानुक्रम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। किसका? वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें साथियों हम लोग कल आनुवंशिकता तथा वातावरण का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। साथ ही साथ हम लोग वातावरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने थे। आज साथियों हम लोगों का दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर में होगा, जिसका नाम है वंशानुक्रम का नियम। क्या? वंशानुक्रम का नियम, अर्थात लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक साथियों, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। साथियों, वंशानुक्रम का जो नियम होता है, इसके कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो साथियों, वंशानुक्रम का जो नियम होता है, इसमें तमाम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिक, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ बायोलॉजिस्ट जो भी हैं, ये अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम जिन नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित है, यह विषय भी अध्ययन के नए क्या आयाम प्रस्तुत करता है। यह नियम भी अध्ययन का एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। तो साथियों, हम लोग इसके नियम के बारे में अगर चर्चा करें, तो सबसे पहले नियम हम लोग देखेंगे कि बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक, बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता के नियम के बारे में अगर हम लोग जाने साथियों, तो इस नियम के अनुसार हम लोग बात करें, कोई किस नियम के? बीज कोश की निरंतरता के नियम के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो साथियों इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। बालक को जन्म देने वाला जो बीज कोश होता है, वो कभी क्या नष्ट नहीं होता है। इस नियम का प्रतिपादक साथियों बीजमैन ने किया। ये जो बीज कोश के निरंतरता का नियम है, इस नियम का प्रतिपादन की अगर बात करें, तो इस नियम का प्रतिपादन एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है बीजमैन।
बीजमैन की निरंतरता के नियम का प्रतिपादन साथियों एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है बीजमैन, इन्होंने किया। ये क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। मैं लिखता हूँ कि इनका कथन क्या है। ये कहते हैं कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। साथ ही साथ कहते हैं जो बीजकोष बालक को अपने माता पिता से अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साथियों एक महान क्या है साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है बीजमैन। इन्होंने बीजकोष के निरंतरता के नियम के बारे में बताया। किसके? बीजकोष के निरंतरता के नियम के बारे में बीजमैन ने बताया। क्या कहा इन्होंने? ये कहे साथियों कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। किसका? उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। किससे? बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। अर्थात बीज कोष को वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन इनके इस नियम को, बीजमैन के इस नियम को एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है B.N. झा। एक महान साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है B.N. झा। उन्होंने बीजमैन के इस निरंतरता के नियम को बहुत ही आलोचना किया। B.N. झा ने बीजमैन के निरंतरता के नियम की बहुत ज़बरदस्त आलोचना किया। ठीक साथियों, उन्होंने आलोचना किया तो क्या कहा? ये कहे कि बीजमैन के बीजकोष की निरंतरता के नियम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जो निरंतरता का नियम है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथियों इसकी आलोचना करते हुए B.N. झा ने लिखा कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं। B.N. झा ने कहा कि अगर इस नियम के हिसाब से देखा जाए, बीजमैन के बीज कोष के निरंतरता के नियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो माता पिता होते हैं वो बालक के जन्मदाता न होकर बीज कोष के संरक्षक का काम करते हैं। किसके? बीज कोष के संरक्षक का काम करते हैं, न कि वो बालक के जन्मदाता हैं। ये कथन उनका इन निरंतरता के नियम को देखते हुए कहा। इन्होंने कहा कि जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकलकर दूसरे में रख दिया जाता है।
मतलब बीजमैन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीज कोष एक बैंक की तरह कार्य कर रहा है, जिसे कि एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में क्या कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। तो बीजमैन का सिद्धांत न तो वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है और न ही संतोषजनक ही है। ऐसा कौन कहा? बी.एन. झा ने कहा। तो यहाँ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि बीजमैन के बीज कोष के निरंतरता का नियम क्या है, क्या हो सकता है, उसे छोटे शब्दों में दे देगा। या तो कहेगा एग्जामिनर कि बीजमैन का जो बीज कोष के निरंतरता का नियम है उसका विरोध कौन साइकोलॉजिस्ट किए, किस साइकोलॉजिस्ट ने उनका विरोध किया या उनके इस नियम की आलोचना किए। तो यहाँ आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा? बी.एन. झा। तो हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं कि बीजमैन के बीज कोष के निरंतरता, बीज कोष की निरंतरता के नियम की आलोचना बी.एन. झा, बी.एन. झा बी.एन. झा ने किया। बीजमैन के बीज कोष की निरंतरता के नियम की आलोचना बी.एन. झा ने किया। ठीक साथियों, यह मत वंशाक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य हुआ। ठीक साथियों, यह मत वंशानुक्रम की संपूर्ण व्याख्या अगर नहीं कर पाया, इस वजह से इस मत को अमान्य किया। लेकिन एग्जामिनर यहाँ से जैसे मैं बताया इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। दूसरे अगर इसके नियम की बात करें साथियों, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। ठीक साथियों, अगर समानता के नियम के हिसाब से देखा जाए, समानता के नियम के हिसाब से देखा जाए साथियों, तो जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। कैसी? जैसे इस नियम के अनुसार, समानता के नियम के अनुसार अगर सामान्यतः हम लोग देखते हैं तो हम लोग भी कहते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते नहीं किस पे गया है। तो यही समानता का जो नियम है, ये चीज़ यह बताता है कि जैसे माता पिता होते हैं उसी प्रकार से उनकी संतान होती है। इस नियम के अर्थ के अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो इस नियम के स्पष्टीकरण के लिए एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन वो क्या कहते हैं? एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है सोरेनसन। ये क्या कहते हैं साथियों, इनके बारे में हम लोग बात करें। ये कहते हैं साथियों कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। ये क्या कहते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि तथा साधारण माता पिता के बच्चे साधारण होते हैं। साधारण होते हैं। क्या होते हैं साथियों? साधारण होते हैं। इस वजह से साथियों, इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं।
इसी तरह से शारीरिक रचना की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, इसी तरह से शारीरिक रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से भी, शारीरिक रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी बच्चे क्या माता पिता के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? माता पिता के समान। समानता का नियम जो है साथियों, तो यह नियम सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी क्या होती है? संतान होती है। इसी में एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन, यहाँ नाम में लिखा हूँ। ये कहते हैं साथियों कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। इसी तरह से शारीरिक रचना की दृष्टि से भी अगर बात किया जाए तो बच्चे या बालक अपने माता पिता के समान होते हैं। यह मत किसका है साथियों? सोरेनसन, ये साइकोलॉजिस्ट है। ठीक साथियों, अगली बात अगर हम लोग करें तो अगला नियम आता है विभिन्नता का नियम। अगला नियम जो आता है वो आता है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, अगर इस नियम के हिसाब से देखा जाए साथियों, विभिन्नता के नियम से, तो इस नियम के अनुसार साथियों बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। जो विभिन्नता का नियम है साथियों, यह नियम ही आपको यह दर्शा रहा है, यह नियम ही आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के समान न होकर माता पिता से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? माता पिता से भिन्न होते हैं। ठीक साथियों, तो और इसी में अगर अगली बात करें हम लोग, इसी में अगली बात करें तो इस प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे अगर बात करें तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही माता पिता की कई संतानें हैं। उन संतानों की अगर बात करें तो कुछ संतानें जो होती हैं वो माता पिता के प्रवृत्ति की, स्वभाव के, नेचर की, साथ ही साथ अगर बात करें तो उनकी बुद्धि, विवेक की, सामाजिकता की, उनकी जो है रक्षा करता है या उनके बारे में क्या होता है, उनके हर चीज़ों की वो ध्यान रखता है। साथ ही साथ उसी माता पिता के अगर दूसरे बच्चे की बात करें तो वह बच्चा माता पिता से भिन्न उसकी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। जितनी भी उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो माता पिता से भिन्न होती हैं। चाहे वो बुद्धि की बात करें, चाहे रंग की बात करें, चाहे किसकी बात करें, चाहे स्वभाव की बात करें। ठीक साथियों, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भिन्न पाई जाती हैं। और अगर बात करें कभी कभी उनमें पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कभी कभी बालक में शारीरिक या मानसिक क्या होती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता उतनी तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, लेकिन फिर भी बालक जो है काफ़ी तीव्र बुद्धि के, काफ़ी सोचने की, समझने की, काफ़ी टैलेंट उसके अंदर होता है, काफ़ी उसके अंदर जो है चीज़ें जानने की, समझने की उत्सुकता होती है, सामाजिक बालक निकल जाता है। इसी में साथियों साइकोलॉजिस्ट जो सोरेनसन होते हैं वो क्या कहते हैं? जो साइकोलॉजिस्ट का नाम है सोरेनसन। सोरेनसन जी क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि इस विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषता है। इस विभिन्नता का कारण जो है वह माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषता है। उत्पादक कोषों में अनेक पित्रैक होते हैं। माता पिता के जो कोष होते हैं क्या होते हैं? माता पिता के जो उत्पादक कोष होते हैं उसमें अनेक क्या होते हैं? पित्रैक होते हैं।
और अगर साथियों बात करें जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चे का निर्माण करते हैं, एक दूसरे से संयुक्त जो विभिन्न पितरैक होते हैं वो एक दूसरे से संयुक्त रूप से मिलते हैं, उसके बाद वो भिन्न भिन्न बच्चों के भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या लिखते हैं साथियों, इस विभिन्नता का कारण इस विभिन्नता का कारण जो होता है माता पिता के उत्पादक कोषों की माता पिता के उत्पादक कोषों की क्या विशेषता है, कोषों की विशेषता है। उत्पादक कोषों में अनेक पितरैक होते हैं। कोषों में अनेक पितरैक होते हैं। अनेक क्या होते हैं साथियों, बताइए। माता पिता के कोषों में अनेक क्या होते हैं, पितरैक होते हैं। ठीक साथियों, अर्थात जीन्स। पितरैक का मतलब होता है जीन्स। पितरैक का मतलब क्या होता है, जीन्स। अनेक पितरैक होते हैं जिनके क्या अनेक पितरैक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक भिन्न बालक का निर्माण करते हैं या बच्चे का क्या निर्माण करते हैं। सोरेनसन साइकोलॉजिस्ट विभिन्नता के लिए क्या कहते हैं साथियों, इनका मत है कि विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषता है। उत्पादक कोषों में अनेक जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स की हिंदी होती है पितरैक और पितरैक की इंग्लिश होती है जीन्स। तो माता पिता के उत्पादक कोषों में अनेक पितरैक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त होकर एक भिन्न बालक या बच्चे का निर्माण करने का काम करते हैं, जिसके कारण एक ही मतलब समान माता पिता के बच्चे भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के होते हैं। समानता उसमें नहीं होती, चाहे किसकी बात किया जाए, बुद्धि की बात किया जाए, रंग की बात किया जाए, स्वभाव की बात किया जाए, सामाजिकता की बात किया जाए, कोई भी बात किया जाए। ठीक साथियों, इसी में साथियों अगर हम लोग बात करें तो विभिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वाले में डार्विन तथा लैमार्क, विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन डार्विन और लैमार्क ने किया। हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको हम साफ करते हैं। आप लोग इस पॉइंट को लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट मैं लिखवा रहा हूँ ये एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। जब उसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना हुआ तो वो इन्हीं सब चीज़ों को पूछने का काम करता है, क्योंकि सामान्य चीज़ें तो सभी जानते हैं। ये चीज़ें कुछ इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ बोर्ड पे मैं लिख भी रहा हूँ, जिससे कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं चीज़ों को। अगर बात करें विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन साथियों, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन डार्विन और लैमार्क। कौन? डार्विन तथा लैमार्क ने किया।
लैमार्क ने किया। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर इसी में, तो इन्होंने अनेक प्रयोगों तथा विचारों द्वारा यह मत प्रकट किया कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। नवोत्पत्ति नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। ये लोग क्या कहते हैं साथियों, ये कहते हैं कि अनेक प्रयोगों तथा विचारों यह मत प्रकट किया साथियों कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा, ये कहते हैं दोनों लोग कि उपयोग न करने वाले अवयव और विशेषताओं अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है, जिसके कारण आगामी पीढ़ियों में हो जाता है नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। ये बात कौन कहे साथियों, ये विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन करने वाले डार्विन और लैमार्क ने कहा कि उपयोग न करने वाले अवयव और विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशाक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। ठीक साथियों, अगली अगर हम नियम की बात करें तो अगला नियम होता है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन अर्थात प्रत्यागमन का नियम। अगला जो नियम होता है साथियों, चौथा नियम प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक साथियों, अगर हम लोग प्रत्यागमन, और स्पष्ट लिख देता हूं, प्रत्यागमन, अगर साथियों हम लोग प्रत्यागमन के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार साथियों बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। ये जो नियम होता है प्रत्यागमन नियम, इस नियम में साथियों बालक जो होता है, बालक में क्या ये नियम जो होता है तो बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। कैसे गुण साथियों, इस नियम में, प्रत्यागमन नियम में बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें हम लोग तो इस नियम का अर्थ स्पष्ट करते हुए सोरेनसन जी ने कहा कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों के कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। प्रत्यागमन क्या होता है साथियों, सोरेनसन जी कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं सोरेनसन, ये इस नियम को और स्पष्ट करते हुए ये कहे कि बहुत प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं, उनके बच्चे कम बुद्धि के संकुचित बुद्धि के उनके बच्चे हो जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है
कि जो माता पिता बहुत कम बुद्धि के, संकुचित बुद्धि के हुआ करते हैं, उनके बच्चे भी काफ़ी प्रतिभाशाली हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काफ़ी प्रतिभाशाली हो जाते हैं। इसी नियम को प्रत्यागमन का नियम कहा गया। मतलब जो बालक होते हैं वह अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल भिन्न गुण पाए जाते हैं। इसी नियम को अर्थात और स्पष्ट करते हुए सोरेनसन जी ने कहा कि बिल्कुल संकुचित बुद्धि के विवेक के माता पिता के बच्चे काफ़ी तीव्र बुद्धि के बच्चे पैदा हो जाते हैं या हो जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी तीव्र बुद्धि के माता पिता के बच्चे काफ़ी संकुचित बुद्धि के बच्चे हो जाते हैं। इसी को हम लोग प्रत्यागमन का नियम कहे। ठीक, इसी को सोरेनसन जी ने प्रत्यागमन का नियम कहे। ठीक साथियों, प्रकृति का नियम क्या है? अगर हम बात करें तो प्रकृति का नियम यह है कि विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। बालक जो होता है वह अपने माता पिता के सामान्य गुणों का क्या करता है? परित्याग करता है। सामान्य गुणों का परित्याग करता है और विशिष्ट गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। ये प्रकृति की क्या होती है? नियम होती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारण उनके समान महान नहीं होते। यही कारण होता है कि महान व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति जो होते हैं, उनके पुत्र समान जो है प्रवृत्ति की होते हैं। जैसे अगर बात करें बाबर की बात कर लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, महात्मा गांधी के पुत्र उनसे बहुत निम्न कोटि के थे। अगर बात करें तो इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या है कि माता पिता के पितरैकों में से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता है। माता पिता का जो पितरैक होता है अर्थात जीन्स होता है, एक जीन्स बहुत कम शक्तिशाली होता है, एक जीन बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ठीक, दूसरे कारण की अगर बात करें तो माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी का पितरैक अधिक शक्तिशाली होता था। माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का पितरैक क्या होता था? अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। ठीक साथियों, यही दो मुख्य कारण हुआ करते हैं। कौन? यही दो मुख्य कारण हुआ करते हैं। अगली बात करें अगर साथियों तो अगला जो नियम आता है उस नियम को हम लोग कहते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, और जो पॉइंट मैं नोट करवा रहा हूँ उसे आप लोग नोटिस भी करिएगा। ठीक, कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं बोल दे रहा हूँ आपके अगर समझ में लग रहा है कि नहीं आएंगी, याद नहीं रह पाएंगी, तो उसे आप लोग छोटे शब्दों में नोट कर सकते हैं। जैसे प्रत्यागमन का नियम मैं आपको बताया, क्या बताया कि कभी कभी क्या होता है कि बालक माता पिता की समान बुद्धि का नहीं होता, बिल्कुल विपरीत बुद्धि के विपरीत गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे मंद बुद्धि के माता पिता होते हैं तो उनका बालक तीव्र बुद्धि का हो जाता है, और तीव्र बुद्धि के माता पिता होते हैं तो उनका बालक मंद बुद्धि का हो जाता है। इसी को हम लोग या सोरेनसन जी ने प्रत्यागमन का नियम कहा। अगला नियम है साथियों अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। क्या है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। यह नियम क्या होता है इसे भी हम लोग जानेंगे। ये नियम साथियों होता है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। अर्थात माता पिता के द्वारा उनके जीवन में, अर्थात माता पिता के ही जीवन में, माता पिता के द्वारा माता पिता के ही जीवन में जो भी गुण अर्जित किए जाते हैं
वो गुण अपने बालक में नहीं दे सकते, वो गुण अपने बालक में, अपने संतानों को नहीं दे सकते, प्राप्त नहीं हो सकते। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी जो लैमार्क जी हैं, इन्होंने क्या किया, इस नियम को अस्वीकार किया कि माता पिता अपने जीवन काल में जो गुण वो स्वीकार किए उसे अपने पुत्रों को, अपने बालक को नहीं दे सकते। इस नियम को लैमार्क जी ने क्या किया, अस्वीकार किया। और लैमार्क जी क्या कहे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लैमार्क जी कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं लैमार्क जी, कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। ये लिखते हैं कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, लिख देता हूँ, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले, वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों में उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। संक्रमित किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, संक्रमित किया जाता है। ये लैमार्क जी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमार्क जी ये चीज़ कहते हैं। साथ ही साथ साथियों, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो लैमार्क जी ने ही कहा कि जिराफ पशु की गर्दन पहले बहुत कुछ घोड़े के समान थी। जिराफ पशु जो होता था उसके गर्दन की अगर बात करें तो उसका गर्दन बहुत कुछ घोड़े के समान थी, पर कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई। बहुत कुछ परिस्थितियों के कारण वह क्या हो गई, लंबी हो गई। साथ ही साथ साथियों, अगर हम लोग बात करें कालांतर में उनकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लगा। कालांतर में उनके लंबी गर्दन का गुण जो है वो क्या होने लगा, संक्रमित होने लगा। तो इनके नियम का, अर्थात लैमार्क जी के नियम का जो है पालन करती है। लैमार्क जी के नियम का क्या करती है, पालन करती है। तो साथियों, लैमार्क जी ने इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पालवन ने चूहे पर एक हैरिसन के पतंगों पर परीक्षण करके किया। लैमार्क ने इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पालवन, लैमार्क जी ने यह कथन जो दिया, इस कथन की पुष्टि एक और साइकोलॉजिस्ट महानविद हैं, वो जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, नाम है मैकडूगल और पालवन। इन्होंने इसकी पुष्टि के लिए इसका प्रयोग चूहों के ऊपर किया। किसके ऊपर, चूहों के ऊपर किया। हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके किया, पालवन ने चूहों पर। इसकी पुष्टि मैकडूगल और पालवन ने चूहों पर एवं हैरिसन पर चूहों पर और हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण करके, हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण कर किया।
साथियों लैमार्क जी का ये जो नियम था, कौन व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जा सकता है, मतलब वह गुण संक्रमण के माध्यम से दिया जाता है। तो लैमार्क जी का यह जो नियम था, इस नियम की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग मैकडूगल, पालवन और हैरिसन ने किया। इसकी पुष्टि प्रयोग के माध्यम से मैकडूगल, पालवन और हैरिसन ने किया। मैकडूगल और पालवन ने इसकी पुष्टि, संक्रमण की पुष्टि चूहों पे किया। किस पे? चूहों पे किया। साथ ही साथ हैरिसन ने इसकी पुष्टि किस पे किया? पतंगों पे किया। किस पे किया? पतंगों पे इसकी पुष्टि किया। ठीक साथियों, आज के युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता। विकासवाद एवं अर्जित गुणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता आज के गुण में। तो साथियों, अगर बात करें इस संबंध में, वुडवर्ड जी ने क्या किया, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वुडवर्ड, नाम है वुडवर्ड। वुडवर्ड जी क्या कहते हैं साथियों? वुडवर्ड जी कहते हैं कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया के अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर यह बात प्रायः असंभव जान पड़ती है कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सके। क्या? अर्जित गुणों को संक्रमित क्या किया जा सके? संक्रमित किया जा सके। यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो क्या आप पितृकों द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं? अगर आप कोई भाषा, हम कहते हैं आप उर्दू जानना सीख गए, क्या आप अगर उर्दू जानना सीख गए, उर्दू बोलना सीख गए, उर्दू पढ़ना सीख गए, तो क्या उसे आप अपने पितृकों के माध्यम से उसे अपने बच्चों को दे सकते हैं? बताइए, क्या दे सकते हैं? तो यही सवाल यहाँ पे किया गया। कौन? वुडवर्ड जी कहते हैं। तो साथियों, इसमें यह कहा गया, इस प्रकार के किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है। क्षय या सुजाग जैसे रोग, क्षय और सुजाग जैसे जो रोग होते हैं, जो बहुधा परिवारों में पाया जाता है, संक्रमित नहीं होता। बालक को यह रोग परिवार के पर्यावरण में छूत सा जैसा माना जाता है। बालक में यह रोग जो होता है, ये परिवार में छूत जैसा माना जाता है। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग मेंडल का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसका नियम? मेंडल का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, अब हम लोग मेंडल के नियम को कल की क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी क्या होती है, इसके बारे में कल इसी के आगे से हम लोग सबसे पहले, जो कि लास्ट है 6वां नंबर, मेंडल का नियम क्या होता है, उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी अर्थात वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, क्योंकि क्लासें लंबी जब हो जाएंगी तो आप लोगों का पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, इसलिए क्लास को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं। बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप लोग बिल्कुल मन लगा के अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं उसे भी वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करने में कोई किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट न किया करिए, क्लास को लाइक किया करिए। अगर आप हमारे जो वीडियो व्यक्ति देख रहे हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो हमारे द्वारा और भी जो वीडियोज़ आप लोगों को दी जा रही हैं या और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जो कि मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी इन्फॉर्मेशन क्या आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है साथियों, क्लास को मैं यहीं से ओवर करता हूँ। सारी क्लासों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो क्लास भी आप लोग देखिएगा। आज ये बाल विकास की 18 नंबर की क्लास है। ठीक साथियों, सारी क्लासों को देखेंगे तभी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट समझ में आएंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। ठीक, चीज़ें तभी समझ में आएंगी। अपने हाथ से नोट्स भी बनाइए आप लोग, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैच्योर हैं, मैं क्या बताऊं आपसे। ठीक, ओके, थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।